गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 यानी कि मानचित्र करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ, पिछले जो थर्ड वाला चैप्टर था उसमें आपने ग्लोब पढ़ा था ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, अपने राज्य, अपने जिले, शहरों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि ग्लोब जो होता है उस पर आप क्या कर सकते हैं, अपने शहर या फिर जिला, गांव, ये सब नहीं जान सकते हैं ना। बड़े देश के बारे में जानते हैं और महासागरों के बारे में जानते हैं, बड़ी बड़ी चीजें उस पर जानते हैं। और मानचित्र में क्या जानते हैं, छोटी छोटी चीजें। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। गोलाकार अगर सतह होगा तो उसको पूरी तरह से चपटाकार करना संभव है? नहीं, उसको संभव नहीं है। गोलाकार सतह को पूरी तरीके से चपटा नहीं कर सकते। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ बड़े तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों का अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिनमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। नीचे आपको यही देखना है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और वो बताइए कि एटलस किसको कहते हैं। तो जो मानचित्र होते हैं ना, मानचित्रों को जो कलेक्शन बना देते हैं, बुक बना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एटलस। तो आइए देखते हैं भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनेगा ना कि उच्चावच मानचित्र किसको कहा जाएगा, तो किसको कहेंगे, भौतिक मानचित्र को। और भौतिक मानचित्र में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, पर्वत, पठार, नदी, मैदान, महासागर। ठीक है। राजनीतिक मानचित्र को देखते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के देश, राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी जो भौतिक मानचित्र होगा उसमें आपको अपने शहर, अपने जिले, छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेंगी। जो राजनीतिक मानचित्र होगा उसमें आपको गांवों, शहरों, राज्यों, नगरों, इन सब चीजों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे देश, राज्य, पर्वत, पठार इसमें नहीं दिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थीमेटिक मानचित्र, इसका हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों ही सेम होता है, थीमेटिक मानचित्र का। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र मेनली क्या होते हैं, जो किस पे आधारित होते हैं, थीम्स पे। थीम्स से ही ये बना है थीमेटिक मानचित्र। और ये क्या दर्शाएंगे, आपको सड़क बताएंगे, सड़क जो बनती है उसकी मानचित्र को बताएंगे, वर्षा कहाँ कितनी है उसका मानचित्र बताएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, थीमेटिक मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के कितने घटक हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मानचित्र के 3 घटक होते हैं। और ये यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए दूरी देखते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल में 5 किलोमीटर को दर्शाया जाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। यहाँ पे ना ये आपको दर्शाने की कोशिश किया गया, मेनली आपको बताने की कोशिश किया गया है कि
जो बड़ा भाग होता है ना उसको एक पैमाना मान लेते हैं छोटे भाग में व्यक्त करने के लिए, क्योंकि मानचित्र पे आप पूरा बड़ा तो शो नहीं कर सकते। तो उसको छोटा करने के लिए एक 10 किलोमीटर है तो उसका कितना मान लिए 2 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर हुआ और 1 मीटर हुआ, और 10 किलोमीटर के लिए कितना हुआ 1 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो दोनों सेंटीमीटर्स में डिवाइड होता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दर्शाना और दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर के स्थल को जब लेंगे मानचित्र पे दिखाएंगे ना तो उस स्थल का कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल का 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे मानचित्र के अपेक्षा क्या करते हैं, ज़्यादा जानकारी देते हैं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है खेल का मैदान होगा तो उसको आप किस कलर से दिखाएंगे, हरे रंग से। पेड़ होगा उसको हरे रंग से दिखाएंगे, और ये कुआं होगा उसको गोल गोल दिखाएंगे। ये आपको प्रदर्शित किया हुआ है इसमें। ठीक है, एक आपको गांव का मानचित्र बना करके दिखाया है। आइए दिशा देखते हैं। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। उस तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। मानचित्र कभी भी आप देखे होंगे तो ऊपर लिखा होता है ना, दिशा अक्सर करके किसी भी मानचित्र पे एरो करके लिखा होता है। उसको क्या कहते हैं, उत्तर रेखा। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। जब एक दिशा आपको पता लग जाएगी ये उत्तर दिशा है तो जस्ट उसके अपोजिट आप दक्षिण दिशा कर देंगे और पूर्व पश्चिम का अपने आप ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ही एक दिशा आपको बताई जाती है और 4 दिशा का आप अपने आप ज्ञान कर लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ये ऐसे, मान लीजिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो ये बीच में क्या होगा, ये जो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, इससे क्या होगा, किसी भी चीज़ यहाँ पे रखी होगी तो उसका एग्जैक्ट स्थिति बता देंगे। उत्तर पूर्व में कि उत्तर पश्चिम है, वो उससे क्या करते हैं, एग्जैक्ट दिशा बताते हैं। एक दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसके चुंबक की सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। चुंबक की सुई की दिशा तो सबको पता है किधर होती है, हमेशा उत्तर से दक्षिण। चुंबक के दोनों ध्रुव रुकते ही हमेशा उत्तर दक्षिण में है। चलिए आगे प्रतीक देखते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, रेल पटरियों, कुओं आदि को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं से उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी देते हैं। क्या करते हैं ये प्रतीक, कम जगह होगा, आपको कुआं बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वो चाहिए, स्पेस चाहिए, और आप कुआं बनाने के लिए छोटा सा गोला बना देंगे तो कम स्पेस में हो जाएगा ना। तो वही यहाँ पे आगे कह रहा है कि ये ना जो कम स्थान में क्या करते हैं, अधिक जानकारी देते हैं आपको। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से क्या किया जाता है, खींचा जा सकता है। प्रतीक बनाएंगे तो मानचित्र को आसानी से खींच लेंगे, ज़्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तब आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ जाते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, सहमति है। मानचित्र की क्या होती है, अपनी एक भाषा होती है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि सड़क को, पक्की सड़क होगी तो ऐसे दिखाएंगे पूरी, और ये कच्ची सड़क होगी तो डॉट डॉट करके, यही चीज़ आपको सब चीज़ दिखाया हुआ है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा ना। ये जो बस्ती होगी उसको रेड से दिखाएगा, कब्रिस्तान होगा उसको उल्टा सी करके एरो करके दिखाया हुआ है, और पेड़ वगैरह होगा तो हरा दिखाएगा, घास होगा तो उसको हल्का हल्का डॉटेड में हरा दिखाएगा। आपको इसमें बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ कैसे, देखिए इसमें करके दिखाया भी हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं।
कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दिखाए गए हैं। दिखाई ना अभी आपको ऊपर चित्र में वही दिखाया गया, वही कह रहा है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया गया जाता है कि उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? जलाशयों के लिए। भूरे रंग का इस्तेमाल रंग पर्वतों के लिए करते हैं। भूरा रंग किसके लिए? पर्वत के लिए। हरा रंग, नीला रंग किसके लिए? पर्वत, अरे जलाशयों के लिए। जल किस नीले रंग के दिखाते हैं ना, तो जलाशयों को नीले रंग का, पर्वतों को भूरे रंग का, पठार किसको करेंगे? पठारों को पीला रंग, और मैदान जो हरे मैदान होते हैं उसको किससे दिखाएंगे? हरा रंग से। रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है, वहां एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण आपको बनाकर बता सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? रेखाचित्र, मानचित्र। मान लीजिए आपको अपने दोस्त के घर जाना है, आपको उसका रास्ता नहीं पता है, तो आपको बताएगा ना कि आप यहाँ स्टेशन पे उतर जाइएगा, फिर इस दिशा में आइएगा, यहाँ से यहाँ आइएगा, तो क्या करेगा? आपको कच्चा आरेख करके बताएगा। इसको क्या कहेंगे? रेखाचित्र, मानचित्र। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। बड़े पैमाने का रेखाचित्र खींचेंगे तो उसको क्या कहेंगे? खाका कहेंगे। चलिए दोस्तों, आज का भी ये चैप्टर भी खत्म हो गया आपका। आपको इस पे क्या समझ में नहीं आया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बाकी आप जाके एक बार ये खुद से भी बुक खोल करके देख लीजिएगा। इसके बाद आप जो भी क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू होंगे, इस पे लगा लीजिएगा। बाकी ये मानचित्र ऐसा चैप्टर है क्लास 6 का जिसको मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। इस चैप्टर को, चैप्टर छोटा जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट लगेगा, चैप्टर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टीआरई 4 विशेष टीचर की जो है वैकेंसी, टीआरई ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा।